हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो अभी तक आपको मालूम ही है हम अध्याय 5वां जो था वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मेरा गांव। उसको हमने अभी तक अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, आज हम उसके जो दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इस अध्याय के जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं उसको हम अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने प्रश्नोत्तर को। तो बच्चों, अभी तक हमने, जैसा कि आपको मालूम ही है, समझ लिया है अध्याय को। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसका? पहला प्रश्न है, वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही है? कि भाई वर्तमान में यानी कि जो अभी का समय है, इस समय में आपके परिवेश में यानी कि आपके गांव में, आप जिस जगह रहते हो वहाँ पे कौन कौन सी फसलें हो रही है या फिर उग रही है? कौन कौन सी फसलें आप उगाते हो वो आपको बतानी है। जैसे अगर मैं मेरा बताऊं तो हमारे परिवेश में, तो हमारे यहाँ गांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारे एक तो बाजरा उगाया जाता है, एक मूंग ग्वार। ठीक है, ये यही सारी है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। तिल भी होते हैं। तो वर्तमान में भाई परिवेश में गेहूँ, सरसों, चना और जौ की फसलें। हालांकि ये जो बता रहे हैं ये हमारे साइड में नहीं है, मैंने हमारे साइड की बताई, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे यही सारा होता है। गेहूँ, सरसों, चना, जौ, इन सब की फसलें ही होती है। आपके परिवेश में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपकी कौन सी होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, मेरा जैसा कि मैंने बताया, मैंने एक तो बाजरा होता है, एक तिल होता है, एक मूंग और एक ज्वार। ठीक है, ये सारी फसलें हमारे यहाँ, ये सारे अनाज हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, अब आपको अपने हिसाब से बताना है कि आपके यहाँ कौन सी फसलें होती है। अगला प्रश्न है, आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु, पक्षी दिखाई देते हैं? अब इसमें पूछा गया है कि आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़ पौधे, ठीक है, और पशु पक्षी यानी कि जानवर पक्षी कौन कौन से दिखाई देते हैं। मतलब कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी, मतलब ये ज़्यादातर आपको कौन से पेड़ दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, और कौन कौन से पशु पक्षी आपको दिखाई देते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको कौन से पेड़ आपके यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, कौन कौन से पेड़ है आपके यहाँ, कि भाई ये पेड़ हमारे यहाँ ज़्यादा है, ये पशु पक्षी ज़्यादा है। जैसे मैं मेरा बताऊँ तो वृक्ष की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे एक तो खेजड़ी है। ठीक है, एक खेजड़ी है और एक है नीम, एक रोइडा भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब रोइडा भी इतना नहीं है बट है। एक कुमठा है, आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन कुमठा इससे बोलते हैं हमारे भाषा में। ठीक है, और एक होता है आंकड़ा, जो कि मतलब पौधे टाइप होता है। एक होता है बेर का पेड़ होता है, यानी बेर होते हैं ना, उसका एक पेड़ होता है, जिसे बोल्ड कहते हैं हमारी भाषा में। और क्या हो गया, खेजड़ी, नीम, रोइला, कुमठा, आंकड़ा, बेर का पेड़, और एक होती है जाड़। हमारे यहाँ तो उसको जाड़ कहते हैं, बाकी आपकी भाषा में उसको क्या कहते हैं पता नहीं। जिसपे पीलू लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, मीठे मीठे खाने में। और एक कैर भी लगता है, कैर झाड़ जैसा होता है कैर। ठीक है, और फिलहाल मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अगले में है पशु। पशु हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि एक तो ऊँट, क्योंकि मैं हूँ बाड़मेर साइड का, तो हमारे यहाँ एक तो पशु में ऊँट, एक गाय बैल। गाय बैल मतलब वो सेम ही है, गाय बैल, बकरी, भेड़, भैंस, कुत्ता बिल्ली सबके यहाँ होता ही है, कुत्ता बिल्ली। और एक हिरण भी होता है, मतलब कहीं कहीं हिरण पहले बहुत दिखाई देते थे, अभी इतने नहीं दिखाई देते हैं। हिरण भी होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो लगभग इतना ही है।
पशु पक्षी, ठीक है। और पक्षियों की बात करें तो एक तो चिड़िया जो नॉर्मल होती है, ठीक है, आप देखते ही हो, एक कौवा होता है, और पक्षी होते हैं लगभग एक तोता कभी कभार दिखाई देता है, मतलब इतना नहीं देता है, बहुत बहुत रेयर चांस में, बहुत ही रेयर केसेस में तोता दिखाई देता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है ही नहीं, दिखाई देता है कभी कभार। और पक्षियों में बाज, ठीक है, ये सारे। बाकी अगर नॉर्मली ज़्यादातर देखें तो नीम के पेड़ है, पीपल, आम और बरगद जैसे वृक्ष है, ठीक है। और पशु में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते जैसे पशु, और पक्षियों में चिड़िया, तोता, कोयल और कौवा जैसे पक्षी। आगे अगले प्रश्न देखें तो कि गांव के जीवन और शहर के जीवन के बीच में क्या अंतर है। सॉरी, गांव के जीवन और शहर के जीवन के बारे में चर्चा करनी है, यानी कि इनके बीच में क्या अंतर है। और तो बच्चों, प्रश्न अभी हमने देखा गांव और शहर का जो जीवन है उसके बारे में हमें बताना है, आपस में बातें करनी कि उसके बीच में क्या फ़र्क है, किस प्रकार से गांव में लोग रहते हैं और किस प्रकार से शहर में लोग रहते हैं। गांव का जीवन एक तो शांत होता है, ये हम सबको मालूम ही है, क्योंकि शहर में कितना शोर शराबा होता है, गाड़ियाँ पूरे दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। गांव का जीवन शांत, सरल और प्रकृति के निकट होता है, ठीक है। लोग खेती, पशुपालन और मेहनत पर निर्भर रहते हैं। हवा शुद्ध होती है और आपसी सहयोग अधिक होता है। गांव में क्या होता है, गांव का एक तो जीवन बड़ा ही शांत होता है, सरल होता है और प्रकृति के बहुत ही निकट होता है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे खेती होती है, पशुपालन होता है और लोग अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। और वहाँ की हवा भी बहुत शुद्ध होती है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है। और वहाँ पे आपसी सहयोग अधिक होता है, यानी कि लोग मिलजुल कर रहते हैं। और शहर का देखें तो शहर का जीवन तेज होता है एक तो, यानी कि लोगों के बीच भागम भाग बहुत होती है, और एक तो व्यस्त होता है, बहुत बहुत बिजी होता है और सुविधाओं से भरा होता है। और हालांकि देखा जाए तो शहर में सुविधाएं भी बहुत होती है, यहाँ पे शिक्षा होती है, रोजगार और मनोरंजन के अधिक अवसर मिलते हैं। शहर में एक तो शिक्षा मिलती है, ठीक है, रोजगार भी अधिक मिलता है और मनोरंजन के भी अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन भीड़, प्रदूषण और तनाव भी ज़्यादा होता है। लेकिन शहर में एक भीड़ ज़्यादा होती है, एक प्रदूषण भी होता है, ठीक है, पॉल्यूशन, और एक वहाँ पे तनाव भी बहुत ज़्यादा रहता है लोगों में, जिस कारण से शहर का जो जीवन है वो थोड़ा कठिन भी हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता में बताए गए विभिन्न खेलों के बारे में चर्चा करें। कविता में हमको विभिन्न खेल बताए गए थे, जैसे कबड्डी, खो खो, ठीक है, कुश्ती। तो इन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी कि वो किस प्रकार से खेले जाते हैं, या आपने कभी खेले या नहीं खेले, इस प्रकार से, ठीक है। तो कविता में एक तो गुल्ली डंडा, जो कि हम बचपन में खेलते थे, ठीक है, एक तो गुल्ली डंडा, एक कुश्ती, एक कबड्डी और एक खो खो। इस प्रकार के खेल ग्रामीण खेलों का उल्लेख है। ये सब ग्रामीण खेल हैं। ये खेल शारीरिक शक्ति, फुर्ती और टीम भावनाओं को बढ़ाते हैं। ये सब एक तो शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं कि अपने शरीर की कितनी शक्ति है, कितनी अपन में फुर्ती है, ठीक है, और टीम की क्या भावना है, उन सबको बढ़ाता है। इनसे बच्चों में मिलजुल कर खेलने और आनंद लेने की भावना विकसित होती है। इन सब गेमों से क्या होता है, इन सब खेलों से एक तो बच्चों में खेल के प्रति आनंद लेने की भावना और मिलजुल कर खेलने की भावना बढ़ती है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे
अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं। इसमें से हमको बताना है कि इस प्रश्न के हिसाब से इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो प्रश्न देखते हैं। कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्कुराता है। जो कविता दे रखी थी उसके हिसाब से सरसों के मुस्कुराने की बात हुई थी, तो उसके संग यानी कि उसके साथ में और कौन मुस्कुराता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि सरसों के संग यानी कि सरसों के साथ मुस्कुराने की बात गेहूं की हुई थी, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में पतंग को किसके समान कहा गया है। कविता में जो पतंग दे रखा था, पतंग के बारे में कहा गया था, वो किसके समान कहा गया था। तितली के समान या फिर पर्वत, सूरज और तारे। सीधी बात है, हमने पढ़ा था पतंग को तितली के समान कहा गया था। और आगे हमको रिक्त स्थान दे रखी है, यानी कि कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्य में एक शब्द मतलब यानी कि कुछ शब्द छोड़ के इस वाक्य को लिखा गया है। और वो शब्द कौन कौन से है इस वाक्य में, वो हमको उस कविता में से ढूंढ के बताने। अगर हमने अच्छे से पढ़ी होगी तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहला है साल सकारे, फिर रिक्त स्थान दे रखी है, फिर आता है दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, गायों के दल। ठीक है, इससे ये वाक्य क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, जो कि हमको ये वाक्य कविता में भी दे रखा है। अब एक लाइन आती है कविता की, चना गुलाबी पगड़ी पहने, फिर रिक्त स्थान आती है, फिर आता है भरे उमंग। तो इसमें सही क्या होगा, अगर हम कविता में जाके देखें तो इस पंक्ति में बनेगा बना है दूल्हा, यानी कि ये पूरी पंक्ति क्या हो जाएगी, चना गुलाबी पगड़ी पहने, बना है दूल्हा भरे उमंग। इस प्रकार से तीसरा है कि सहज सी मीठी नटखट चंचल, फिर शब्द छोड़ रखे। वो शब्द कौन से हैं कि मेरे गांव की प्यारी बौर। सहज सी मीठी नटखट चंचल, मेरे गांव की प्यारी बौर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन सभी लाइनें कविता में से देखनी है और इन सबको पूरी तरीके से लिखना है। इसमें जो भी शब्द छोड़ रखे हैं वो आपको कविता में मिल जाएंगे जब ये लाइन आप देखोगे। अब अगला आता है मिलान करने वाला, कि कुछ शब्द इस तरफ दे रखे हैं और कुछ शब्द इस तरफ। ठीक है, 4 शब्द है। अब इसमें से मिलान करना है कि कौन सा किससे अच्छी तुलना होती है। किससे भाई, पंछी जो है उसकी किससे तुलना हो रही है, तितली जो है उसकी किससे तुलना हो रही है, और चने जो है उसकी किससे तुलना हो रही है, और अंबर की तुलना किससे हो रही है। इस हिसाब से हमको ये मिलान करना है। मिलान किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से एक लाइन खींचकर। तो सबसे पहले देखते हैं, पंछी की तुलना जो है वो आंगन से हो रही है। जो पंछी था पक्षी की तुलना उस कविता में, अपनी कविता में आंगन से हो रही है। ठीक है, आगे तितली की तुलना किससे हो रही है, तितली की तुलना हो रही है पतंग से। ठीक है, अब अगला है चने की तुलना किससे हो रही है, दूल्हे से, क्योंकि चना ही था जो दूल्हा बन के गया था। और अगला है अंबर की तुलना किससे हो रही है, इंद्रधनुष से। ठीक है, अब इससे आगे वाला देखते हैं। इससे आगे वाला है, इसमें भी हमको मिलान करना है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछले में हमने किया था, कि ध्वनियाँ और उनके स्रोत। भाई कुछ ध्वनि दे रखी है, गट वाली, टन टन और गुनगुन और रुंझुन, ये सारी ध्वनि दे रखी है। और इस प्रकार स्रोत दे रखे हैं कि कौन सी ध्वनि किस स्रोत से आती है, यानी कि गाय के हिसाब से कौन सी ध्वनि सही रहती है, इसमें सही कौन सी है, पंछी की कौन सी, घंटी की कौन सी और ट्रैक्टर की कौन सी है। ठीक है, इस हिसाब से हमको मिलान करना है। तो सबसे पहले दे रखा है रुंझुन, इसके स्रोत क्या है, इसका घंटी होगा। ठीक है,
अगला कविता के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। रुनझुन का स्रोत क्या है? घंटी। और गुनगुन का क्या स्रोत है? पंछी। अब अगला क्या है? घर घर। ये कविता में क्या दे रखा है? ट्रैक्टर, जो कि ऐसे ही बजता है। आगे टन-टन। टन-टन किससे? गाय से, क्योंकि गाय की वो गले में घंटी लगा रखी होती है, उससे वो टन-टन की आवाज आती है। ठीक है, तो टन-टन की ध्वनि गाय से प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में बताए गए जीवों के नाम लिखिए। कविता में हमें कितने प्रकार के जीव बताए गए हैं, उन सब के नाम लिखने हैं अपन। तो कविता में एक तो हमें पक्षी पर देखें तो एक तोता बताया गया था, एक कोयल, एक चिड़िया, एक और पंछी। ये सारे पक्षी बताए गए थे अपन को, तोता, कोयल और चिड़िया। पशु देखे भाई, जीवों में पशु देखे तो गाय, ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर वैसे कोई जीव तो नहीं है, बट ऐसे ही लिख रखा है। यदि सिर्फ जीव ही ले ले तो मुख्य है तोता, कोयल, चिड़िया, पंछी और गाय। ये सारे जीव जो कि हमें इस कविता में दे रखे थे और जो हमने पढ़े भी थे। कौन कौन से हो गए? एक तोता, एक कोयल, एक चिड़िया और एक पंछी और एक गाय। ठीक है, ये सारे जीव हमको इस कविता में दे रखे थे। अगला प्रश्न है, कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई है? कविता में कौन सी ऋतु की फसलों की चर्चा की गई है? कविता में जिस फसल की बात हुई थी, जिस फसलों की बात हुई थी, वो कौन सी ऋतु की हुई थी? जैसा कि हमने पढ़ा था, कविता में सावन और फागुन के मौसम की फसलों की चर्चा हुई है, जैसे गेहूं, सरसों और चना। तो मुख्य रूप से कौन सी ऋतु की बात हुई है अपनी कविता में? एक तो सावन ऋतु की, ठीक है, और एक फागुन। इन दोनों ऋतुओं की बात हमारे कविता में हुई थी। अगले तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। प्रश्न देखते हैं। पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है? जो पंछी थे हमें कविता में बताया गया था, उनकी तुलना इंद्रधनुष से हुई थी। और वो क्यों हुई थी? हमने पढ़ा भी था, पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा और सुंदर होता है, वैसे ही पंछी जो होते हैं वो भी, उनके भी पंख रंगीन होते हैं और मनमोहक होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकृति में सुंदरता और आनंद का प्रतीक होते हैं। इस कारण से जो पंछी जो थे उनकी तुलना किससे की गई थी? इंद्रधनुष से, प्रकृति की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप कर पाओगे कि क्यों पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि चने को गुलाबी पगड़ी पहने क्यों बताया गया है? जो चना वो जो था उसको गुलाबी पगड़ी पहने दूल्हा क्यों बताया गया था? ठीक है, कविता में बताया गया था कि जो चना है वो गुलाबी पगड़ी पहने हुए दूल्हा बन के घूम रहा है। ऐसा क्यों था? क्योंकि चना जो था उसको, चने को गुलाबी पगड़ी इसलिए बताया गया था क्योंकि उसके जो गुलाबी फूल देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसने पगड़ी पहन रखी हो। ठीक है, जिससे वह खेत में उत्साह और सुंदरता बढ़ाता था। ठीक है, जैसे वो दूल्हे की तरह लग रहा था। चने को जो ऊपर गुलाबी फूल जो आ रखे थे ना चने के ऊपर, ठीक है, उससे कैसा प्रतीत होता था कि उसने एक पगड़ी पहन रखी है गुलाबी कलर की, और वो खेत में उत्साह और सुंदरता बढ़ाता था, जिससे वह एक दूल्हे की तरह लग रहा था। अब अगला प्रश्न क्या है कि बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियां देखी है?
बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियां देखी है? जैसे मैं मेरा बताऊं, अपन कभी कभी बादल में देखते हैं, बादलों में, आकाश में, तो अपन किस प्रकार से बादलों में अपनी अपनी एक अलग अलग तस्वीर बनाते हैं। कभी हमें शेर दिखता है, कभी कुछ और दिखता है, इस प्रकार से कभी ड्रैगन दिखता है। ठीक है, तो बादलों में अक्सर सिरिंज या फिर कोई जानवर की, कोई पक्षी की, कोई फूल और कार्टून पात्रों जैसी आकृतियां देखी है। देखिए ना, हमने कभी न कभी ऐसा हमने देखा ही है, क्योंकि ऐसा मैंने भी देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हृदय या विभिन्न अजीब से आकार भी नजर आते हैं जो कल्पना को प्रोत्साहित करते हैं। हम अपनी कल्पना से, यानी कि काल्पनिक आकृतियां बना लेते हैं बादलों में, कि वो किस प्रकार से दिख रहा है और वो वही है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने काल्पनिक आकृतियां बादलों में बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा लगभग सभी करते हैं, क्योंकि मैंने काफी को करते देखा है, और मैंने भी खुद ही काल्पनिक आकृतियां बहुत बनाई है बादलों में। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न क्या है कि यदि आप चिड़िया होते तो कहाँ जाना पसंद करते, हम किस तरह की ध्वनि निकालते। इसमें अब बताया गया यदि हम भाई चिड़िया होते, कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप चिड़िया होते, ठीक है, तो आप किस प्रकार की ध्वनि निकालते और आप कहाँ जाना पसंद करते। भाई यदि मैं चिड़िया होता तो मैं हरे भरे पेड़ों, खेतों में जाना पसंद करता, और ऊंची ऊंची उड़ानें भी भरता, जहाँ फल और फूल हो वहां भी जाता, और कई जगह पे घूम के भी आता। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं चहचहाती और मधुर ध्वनि निकालता, जैसे चुनमुन, ताकि वातावरण को खुशियों से भर दूं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम चिड़िया होते तो एक तो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते, बहुत ऊंची उड़ान भरते, और बहुत ज़्यादा जगह पे हम घूम के भी आते, जहाँ जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे घूम के आते। अब अगला प्रश्न क्या है, आपके गांव या शहर की सुबह कैसी होती है, लिखिए। भाई आपके जो गांव में या फिर शहर में सुबह कैसी होती है। मैं कुछ समय पे शहर में भी रहा हूँ, और बाकी लगभग मैं अपनी आधी जिंदगी शहर में भी मैंने गुजारी है और गांव में भी गुजारी है। तो मेरे हिसाब से गांव की सुबह एक तो शांत, सुहानी और जीवंत होती है। ठीक है, अच्छी होती है, सूरज की पहली किरणें खेत में पड़ती है, पंछी बोलते हैं, और गायें चर रही होती है हवा में, सौंधी मिट्टी की महक फैल रही होती है, बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, और ट्रैक्टरों की हल्की आवाज का काम का एहसास दिलाती है। इस प्रकार से गांव की सुबह होती है कि भाई जो गायें हैं या फिर अन्य जो पशु है वो खेत में चर रहे होते हैं। ठीक है, और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, चिड़ियों की जो आवाज़ आती है, बाकी तो कोई आवाज़ आती नहीं, बहुत ही शांत वातावरण होता है वहाँ का, बहुत ही सुहावनी हवाएं चलती है। और अगर शहर की देखें तो उसका जस्ट उल्टा होता है। एक तो यहाँ पे बहुत भीड़ ज़्यादा होती है। ठीक है, सुबह के समय पे गाड़ियाँ इधर उधर सब अपने अपने काम के लिए बिजी हो जाते हैं, इस कारण से वहाँ पे थोड़ी सी सुबह गांव से खराब ही होती है, मतलब अच्छी नहीं होती। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष से पंख पचारे पक्षी गाते गुनगुन गुनगुन। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है, इस पे हमें चित्र बनाना है। ठीक है, कि भाई इंद्रधनुष से पंख पचारे जो पंछी थे वो गाते गुनगुन गुन। ठीक है, इस पे हमें एक इस प्रकार से चित्र बनाना है। अगर आप बना पाओ तो आपको अपनी नोटबुक लेनी है, और आपको इस प्रकार से पहले बादलों का चित्र बना लेना है, फिर उसके ऊपर एक इंद्रधनुष का, और फिर पंछी का। ठीक है, जो कि बादलों में गाते हुए जा रहा है। इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इसमें आपको कहा भी गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों पर आधारित चित्र बनाइए। ठीक है, अब चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। अब इस पे भी एक चित्र बनाना है कि जो चना है वो गुलाबी पगड़ी पहने एक दूल्हा बना है। ठीक है, उमंग से भरा, यानी खुशियों से भरा हुआ एक दूल्हे की तरह लग रहा है। सेम इसी प्रकार से, ठीक है, जो एक चना है वो पगड़ी पहने हुए है और एक दूल्हे की तरह लग रहा है। इस प्रकार से आपको एक चने की तस्वीर बनानी है जो कि सेम दूल्हे की तरह लग रहा है। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि किस पे हमें चित्र बनाना है कि चना जो है वो एक गुलाबी कलर की पगड़ी पहने हुए हैं और एक दूल्हे की तरह दिख रहा है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब अगला प्रश्न क्या है, चर्चा कीजिए कि आपके परिवेश में होने वाली फसलों एवं उनकी ऋतुओं पर चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आपके परिवेश में होने वाली फसलों एवं उनकी ऋतुओं पर चर्चा करनी है। यानी कि अपने परिवेश में, यानी कि जहाँ अपन रहते हैं, ठीक है, अपन का रहन सहन जहाँ भी है वहाँ पे जो भी फसलें होती है और कौन कौन सी ऋतुओं में वो फसलें होती है, उन पे हमें बात करनी है। तो हमारे परिवेश में लगभग मोस्ट ऑफ दी कौन कौन सी फसलें होती है, ये गेहूं की, सरसों की और चना, बाजरा, ज्वार, ठीक है, और चावल। मतलब ज़्यादातर जो अनाज होता है, फसलें होती है, वो यही होती है। और वो कौन कौन से मौसम में होती है? गेहूं की होती है शीत ऋतु में, ठीक है, और वसंत में, जो वसंत ऋतु आती है तब इसकी कटाई हो जाती है। और जो सरसों की फसल होती है वो सर्दियों में बोई जाती है, सर्दी का जब टाइम आता है उस समय बोई जाती है, और फसल के पीले फूल खेतों को सजाते हैं। फसल के ऊपर जो पीले फूल लगे होते हैं वो खेतों को सजाते हैं। चना ठंडी ऋतु में उगता है और वसंत में पककर तैयार होता है। चना जो होता है वो ठंडी ऋतु में, यानी कि सर्दी की जो ऋतु होती है उसमें उगता है और वसंत ऋतु में पककर तैयार हो जाता है। और जो बाजरा होता है वो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है, बाजरा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। और चावल जो है वो मानसून में बोया जाता है और वर्षा के मौसम में तैयार होता है। और बाजरा और बाजरी में एक होता है बाजरा और एक होता है बाजरी, उसमें भी फर्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक होता है बाजरा और एक होती है बाजरी। बाजरी का जो दाना होता है वो थोड़ा छोटा होता है और बाजरे का दाना थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और बाजरी जो होती है वो स्वाद में भी थोड़ी मीठी होती है, अच्छी होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला है, कविता में आई हुई ध्वनियों के अलावा अन्य कौन सी ध्वनियाँ आपके परिवेश में सुनाई देती है? उन ध्वनियों पर चर्चा कीजिए और इनमें से आपको किसकी ध्वनि ज़्यादा पसंद है और क्यों? कविता में जितनी भी हमें ध्वनि सुनाई दी, पंछियों की हो, चाहे ट्रैक्टर की हो, कहीं किसी की भी हो, बादलों की, ठीक है, उसके अलावा हमारे परिवेश में, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा रहन सहन जहाँ भी है, वहाँ पे कौन कौन सी ध्वनियाँ हमको सुनाई देती है, उसके बारे में हमको बताना है। और हमको सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ किस चीज़ की लगती है वो भी हमें बतानी। तो इसमें क्या बताया गया है, हमारे आसपास एक तो कृषि मशीनों की आवाज़ आती है। कृषि मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर है, जब हल चलता है तब, और जब कटाई होती है तब भी, ठीक है। और पशु पक्षियों की आवाज़ भी आती है, गाय की, बकरी की, और कौवे की, और चिड़िया जो होती है उसकी भी, ठीक है। आगे है प्राकृतिक ध्वनियाँ, जैसे हवा का चरचराना, ठीक है, हवा जब तेजी चलती है, आंधी आती है जब, ठीक है, और पानी की बूंदों की आवाज़ जब बारिश होती है तब, और पत्तों की आवाज़ जब आंधी आती है तब जो पेड़ के पत्ते हिलते हैं उसकी भी आवाज़ आती है, ठीक है। और मानव गतिविधियाँ जैसे
बच्चे जो होते हैं उनकी हंसी, जब बच्चे हंसते हैं वो लोगों की बातचीत और गांव की हलचल। जो गांव में हलचल होती है यानी कि लोग इधर उधर बातें करते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो ध्वनियाँ होती है वो एक तो अच्छी लगती है, ठीक। आगे है मुझे पक्षियों की चहचहाट में एक तो कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है, और आगे शांतिपूर्ण और सुखदायक होती है, जो कि दिन की शुरुआत को सुंदर और ऊर्जा से भर देती है। अब अगला प्रश्न है भाषा की बात, जो कि हम अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।